6 नवंबर जुमेरात का दिन, ये पहला वीलॉग है और खबर बड़ी तड़पती फड़कती। एस्टैब्लिशमेंट फील्ड मार्शल हुकूमत को एक धचका आज लगा है अब्राहम अकॉर्ड मायदे में, और ये एक्सटेंशन 27वीं तरमीम से मामला जुड़ा हुआ है। ऐन मुमकिन है कि सारा मंजरनामा ही बदल जाए, ये अल्लाह को पता है, लेकिन तफसील और खबर मैं आपको बताता हूँ। आज इस्लामाबाद तहरीक इंसाफ टाइगर का राज भी नजर आ रहा है। तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर बिलाखिर पहुंच गए बड़ी तादाद में। खान से मुलाकातों का दिन भी, सुहेल अफरीदी समेत 6 शख्सियात की मुलाकात तय हुई है। पंजाब असेंबली के अरकान भी आज बड़ी तादाद में है, और अलीमा खान के वारंट की गिरफ्तारी को 7वीं 8वीं दफा जारी हुआ है। सुहेल अफरीदी ने जनरेशन जी को तैयारी का हुक्म दिया, 14 नवंबर को बड़ा ऐलान मुतवक्के है। और शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात जारी है, मौलाना अपोजिशन जमातों के साथ हाथ में आ गए। एस्टैब्लिशमेंट पे भी तनकीद कर रहे हैं, और ये मामला किस तरफ जाएगा, और जो गिरफ्तारियों की एक मैंने ट्वीट भी की, उसकी तफसील भी थोड़ी सी आपके सामने रखूंगा। और फैज हमीद केस नवंबर में फाइनल करने का मामला, और खैबर पख्तूनख्वा में ऑल पार्टी सरबराहान का जो जिरगा है वो भी हो रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं, और इसके साथ अमेरिका की तरफ से भी डोनाल्ड ट्रंप के कुछ बयान का मजाक जो सामने नजर आया। और खान के लिए आज बहुत बड़ा एजाज, जो दुनिया के एक मशहूर काबिल एहतराम आलिम है, उन्होंने खान के नाम से मंसूब किताब लिखने की बात। लेकिन ये जो सबसे पहले मैंने आपको खबर दी, बल्कि इससे पहले आपको कुरान पाक की एक आयत सूरह अनफाल में, जिसमें अल्लाह ने कहा है कि इंसान मंसूबे बनाता है मगर फैसला अल्लाह के हाथ में, अल्लाह बेहतरीन चाल चलता है। देखिए, जब आपको सारे दरवाजे बंद नजर आए ना, तो फिर आती है अल्लाह की मदद, और ये ऐसे आती है जैसे हम पाकिस्तान की क्या दुनिया की तारीख में देख चुके हैं। ईमान है ज़ाहिर है हमारा। इसमें भी जो सबसे बड़ा मामला देखिए, ट्रंप का जो गजा अमन का मुआहदा, ये बुनियाद थी, इसमें जामिन अमेरिका और मिस्र थे इसराइल के साथ ताल्लुकात में। इसमें बहुत बड़ा फटा पड़ा है, बहुत बड़ा फटा। गजा में चूंकि सीज फायर के जामिन होने की वजह से मिस्र ने इसराइल के साथ अरब दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा मंसूबा $35 अरब की गैस एक्सपोर्ट प्लांट जो इसराइल ने मिस्र को देनी, ये वहां तो बनाई, बहुत बड़ा बहरान। अब ये ने लालच दी गई थी, और एक ऐसे मौके पर अब्राहम अकॉर्ड मुआहदा पार्ट 2, जिसमें मिस्र की सबसे ज्यादा जरूरत थी, ये अब्राहम अकॉर्ड प्लस जो है, और इसमें इसराइल, मिस्र, सऊदी अरब और मुमकिन तौर पर पाकिस्तान को इस अमन ब्लॉक के नाम पे शामिल, गजा में जो फौज वाला मामला है। अब इस मायदे में हुआ क्या, इसराइल ने आज इनकार कर दिया, मुआहदा खत्म कर दिया। अमेरिका में जो वज़ीर तवानाई क्रिस राइट, उसका दौरा था, वो कैंसिल हुआ। ये बहुत बड़ा धचका है। अमेरिकी हुकाम पूरी रात इसराइल पर मंजूरी के लिए दबाव डालते रहे, लेकिन इसराइल के जो वज़ीर तवानाई एली कोहन, उसने साफ साफ इनकार किया कि ये हमारे मफादात के खिलाफ है। इसमें तो ज़ाहिर वो कीमतों का चक्कर भी है, लेकिन दूसरा उन्हें सबसे बड़ा मामला गजा के हवाले से, क्योंकि शराइत पे बात हो नहीं रही। ये तारीख का सबसे बड़ा मुआहदा कैंसिल करने का मतलब, और फिर अमेरिका का दौरा मनसूख होने का मतलब कि मिस्र और इसराइल के ताल्लुकात को धचका, और अमेरिका के भी। अब मिस्र के इन ताल्लुकात की वजह से याद रखें अरब दुनिया के ताल्लुकात बने। ये शर्म शेख में जो मामला हुआ, जिसका मोहम्मद बिन सलमान की 18 नवंबर की अब्राहम अकॉर्ड जो मीटिंग है ट्रंप से मुलाकात, जिसमें सीज फायर और ये सारा मामला जुड़ा हुआ है। अब देखें, यहाँ मोहम्मद बिन सलमान अगर अब्राहम अकॉर्ड प्लस का हिस्सा बनने से इनकार करें, तो फिर पाकिस्तान का किरदार वैसे ही खत्म हो जाना, अमन फौज की जरूरत नहीं पड़नी। अब ये वो नुकता है जहां से 27वीं तरमीम, आईनी तरमीम जो है, और फौजी एक्सटेंशन, फील्ड मार्शल का मामला सब जुड़ा हुआ है। ताकत का ये अंदरूनी खेल है, जिसका ताल्लुक बैरूनी हमायत से। अब डोनाल्ड ट्रंप ने देखें पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट को जो व्हाइट हाउस लंच में जिन शराइत पे तैयार किया था, वो अब्राहम अकॉर्ड मुआहदा था, ये अमन का, मादनियात थी और नोबल इनाम था। एक्सपोर्ट की पाबंदी जो चीन ने लगाई मादनियात के मामले पर, जो पाकिस्तान का मामला असल में वो चीन के पास चला गया, नोबल इनाम मिला ही नहीं ट्रंप को। और तीसरा मरहला ये अब्राहम अकॉर्ड मुआहदा पार्ट 2, उसमें डोनाल्ड ट्रंप इनकी हिमायत पर मजबूर, बल्कि ये मजबूर हुए चूंकि ओवरसीज अमरीकियों ने, पाकिस्तानियों ने जो इमरान खान के लिए बिल की कोशिश करते रहे, सफारती कोशिश करते रहे, वो बहुत कुछ इकट्ठा हुआ था। ट्रंप ने वो इस्तेमाल करके ब्लैकमेल इन्हें करके, इनके बदले में बजाय ये डॉलर लेते, उससे ये मादनियात देने पर, गजा में फौज भेजने पर अब्राहम अकॉर्ड मुआहदे पर मजबूर हो गए। बजाय इन्हें अरबों डॉलर्स मिलते, इस डील में से इन्हें कुछ भी नहीं मिला। अब अगर ये मुआहदा खत्म हो तो इनकी, आपको पता है, सारी बनाई हुई गेम खत्म। मोहम्मद बिन सलमान इस मामले से पीछे हट सकते हैं, आप जाके पढ़ें इनके बारे में। इसके ज्यादा चांसेस क्यों है कि मोहम्मद बिन सलमान एक तो नौजवान जो सऊदी अरब में अरब स्प्रिंग से खतरा, दूसरा वो चाहते हैं फलस्तीन की 1967 की जो सरहदों पर वापसी का ऐलान हो। अमेरिका के साथ वो दिफाई डील जो मल्टी बिलियंस डॉलर की इसीलिए कर रहे हैं कि फलस्तीन के मामले को 1967 की पहले वाली सरहदों पर डालें। अब वो ज़ाहिर इसराइल मानेगा नहीं कभी भी, तो फिर अब्राहम अकॉर्ड मुआहदा कैसे आगे बढ़ेगा, और उसी के असरात फिर पाकिस्तान में नजर आएंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप की तो ऐसी बदकिस्मती हो, जिस काम में हाथ डाल रहा है वो, चाहे यूक्रेन की जंग हो, चाहे वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जहाज़ों का देखो जो जिक्र करता था, अब वो मजाक बन चुका है। पहले 5 थे, फिर 6 थे, फिर 7 और अब 8 हो गए। लोग उसको छेड़ने लगे हैं, क्योंकि मोदी पर दबाव डालने के लिए बार बार जुगते लगाई जाती है, लेकिन वो अब जुगते हमें बनती जा रही हैं। अब हिंदुस्तान की हत्या देखें, नरेंद्र मोदी मान नहीं रहा, जिस दिन वो मान के मामला वैसे ही खत्म। अब तहरीक इंसाफ इस दौरान अगर अपना कामयाब अवामी एहतजाज शो करने में हो जाती है इस नवंबर के महीने में, तो फिर मामला सारे बदल जाएंगे। और ये हो सकता है दिसंबर जनवरी तक बेशक 27वीं छोड़ 28वीं 29वीं तरमीम भी कर रहे हैं, फिर इनके हाथ से चीजें खत्म हो जाएंगी। तहरीक इंसाफ ने आज अपनी ताकत का जो काम शुरू किया है, कि जो पार्लियामेंटेरियंस आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर नजर आए बड़ी तादाद में, मैं उसमें जैन कुरैशी को भी देख के हैरान था। अब ये सब लोग इमरान खान के खिलाफ जो केसेस नहीं लगाए जा रहे, उस पर एहतजाज है। अब अगले मरहले में पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों के अरकान ऐन मुमकिन है भूख हड़ताल शुरू करें कि केसेस पे अदालतों पर दबाव डालने के लिए। आज इसमें सुहेल अफरीदी की भी आमद थी। और अभी जो मुझे सबसे अहम मामला नजर आया वो स्टूडेंट फेडरेशन, इनका जो में तासीस आ रहा है, जनरेशन जी को जो तैयार होने का हुक्म दिया, 14 नवंबर को इकट्ठ होना है खैबर पख्तूनख्वा में। पाकिस्तान भर से नौजवानों को ये मुतहरिक कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, जनरेशन जी के नाम पे। ये चूंकि जानते हैं कि सफ़े अव्वल में फ्रंट से लीड करने के लिए नौजवान ही है इस वक्त पूरी दुनिया में। ज़ोरान ममदानी की जीत भी आप देख सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत आप देखें, वहाँ भी इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन है। एक तरफ तहरीक इंसाफ के पुराने बुजुर्ग सियासतदान या वकला नजर आते हैं, तो दूसरी तरफ ये सारे नौजवान। 2007 में मुराद सईद इसका लीडर था, और आज आप देख लें कि कौन है उसमें, खुर्रम ज़ीशान, ये सुहेल अफरीदी, मीना अफरीदी, शफीउल्लाह जान, इसमें पूरी लॉट खैबर पख्तूनख्वा की नौजवानों के हाथ में। अभी तक ये बड़ी अकलमंदी और एहतियात से चल रहे हैं। ज़ाहिर है उसकी वजह पीछे महमूद तकज़ई, इलामा नासिर अब्बास जैसे ज़ीर सियासतदान मौजूद है, कंट्रोल में नहीं रखा हुआ है। जुनैद अकबर ने ये बात की थी। जो अब तहरीक इंसाफ की जो मरकजी सदर अहमद शाह, उसकी मैं ट्वीट कल पढ़ रहा था, उसने कहा बाकायदा नौजवानों को बांग्लादेश, नेपाल, इंडोनेशिया की मिसाल दी कि हमें भी अपने हकूक़ के लिए निकलना, यानी इनके वो चिंगारियाँ सारी उधर ही मौजूद है। अब उसे शोलों को हवा मिलनी है।
तहरीक इंसाफ की जो प्लानिंग है वो खैबर पख्तूनख्वा में के जरिए मुल्क को जैम करना, और उसका असल लाएमल तो ज़ाहिर है ये खुद ज़ाहिर करेंगे जो खबरें इतलात आ रही हैं कि ये मुकम्मल तौर पर खैबर पख्तूनख्वा को जैम करके बड़े रास्ते बंद करके रोज़मर्रा ज़िंदगी जिसमें आपको पता है अशिया खुर्दनोश की नकलो हरकत है, मुआशी है, ट्रांसपोर्ट है, और उसमें देखें अमन अमान का मामला भी बड़ा अहम है। आलमी सतह पर इसका बड़ा असर होता है, खास तौर पर ऐसे मौके पर जहाँ कानूनी और मदनियात के ठेके दिए जा रहे हों सरमायाकारी के लिए, वो सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं, और वही इस वक्त $8 खरब का मसला है। अब इस वक्त ये अपने जायज़ मुतालबात देखें रखना चाहते हैं। 5 दफ़ा सुहेल अफरीदी अडियाला जेल खान से मुलाकात की कोशिश कर चुका है, आज भी वो तौहीन अदालत की दरख्वास्त लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट गया। तो ये वो तमाम कानूनी ऑप्शंस पूरे कर रहे हैं, तमाम हुज्जत पूरी कर रहे हैं। यहाँ केपी में सबसे बड़ा चैलेंज अमन अमान का, सिक्योरिटी का है, उसमें भी ये कमेटियां बना चुके हैं, अमन जिरगा भी करने जा रहे हैं, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। तो ये वो तमाम ऑप्शन इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि कोई ये ना कहे देखे कोई गैर कानूनी काम करें, कोई गैर आईनी काम करें। अब हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अगर आप देखें तो खैबर पख्तूनख्वा में जो इनकी तैयारियां, 1,23,000 पुलिस मौजूद है, जो जाहिर है वो तो सूबे के अंदर वज़ीर आला के, बाकी 7 डिवीजन फौज है वहाँ पे, जो 15 से 20,000 फौजी अगर एक डिवीजन में करें, एक मेजर जनरल शायद होते हैं उसके जो कमांड में, तो तकरीबन 1 लाख के करीब फौज उन्होंने वहाँ मौजूद है। तो ये मामला इसलिए तशवीशनाक है कि ये जो बार बार धमकियाँ देते हैं हुकूमत के लोग, एस्टेब्लिशमेंट के जो अस्करी सहाफ़ी हैं कि वहाँ पर गवर्नर राज लगा दिया जाएगा, वहाँ पे ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया, ये मामला काफ़ी तशवीशनाक है। तहरीक इंसाफ को सियासी माहौल नहीं बनाने दिया जा रहा। वो नईम अली मादल शेख अभी सखर में कह रहे थे कि हम अपनी छतों पर गुफ्तगू करते, नीचे पुलिस आ जाती है। हुकूमती वज़रा बार बार ये जो गवर्नर राज की धमकियां देते हैं, तहरीक इंसाफ को कलअदम करने की बातें करते हैं, सिस्टम से निकालने की कोशिश करते हैं। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, 80% पाकिस्तानी इनके साथ है। अभी भी आर्मी चीफ कबायली माहिदीन से मिलने गए तो वहाँ की सियासी क़यादत को जिरगे में नहीं बुलाया गया। तो उसका नतीजा क्या निकलता है, वहाँ जो लोग ऑपरेशन में बेघर होते हैं उन्हें हुकूमत नहीं बर्दाश्त करना है। वो शफीउल्लाह जान जो भी केपी का वज़ीर इत्तलात नौजवान, उसने कहा यहाँ जो तरमीमें लाई जा रही हैं 27वीं 28वीं, ये तो एक बादशाह है, आप कागज़ पर डायरेक्टली लिख दें हम इस मुल्क के बादशाह हैं, ताकि कम से कम ये तरमीमों को ड्रामा खत्म करें, वक्त ज़ाया ना करें। आर्मी चीफ की जो एक्सटेंशन है उसकी वजह से पाकिस्तान को हमेशा घोड़े पर चढ़ाया गया। राहील शरीफ के एक्सटेंशन के वक्त आप देखें क्या हालात बने हुए थे, जनरल बाजवा की एक्सटेंशन को आपको याद होगी। अभी तो बल्कि इनके अस्करी सहाफ़ी जो है, बल्कि हुकूमती सहाफ़ी नजम सेठी साहब कह रहे थे कि इमरान खान के खिलाफ तो अदम एतमाद आई इसीलिए थी जनरल बाजवा की तरफ से कि वो तीसरी एक्सटेंशन नहीं दे रहे थे, तो इमरान खान की पूरी हुकूमत गिरा के मुल्क की तबाह बर्बाद कर दी। तो ये तो एक्सटेंशन के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार है, और इसी एक्सटेंशन की वजह से ही मुल्क डिस्टेबलाइज होता है। मुल्क का कानून, आइन और माशरा, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। ये पाकिस्तान का देखें आइन जो बनाने वाले आज उनकी औलादें जिस तरह अपने हाथों से तबाह कर रही हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पीपल्स पार्टी हमेशा इस बात पे बयानियां बनाते रहे कि हमने इस मुल्क को आइन दिया 1973, आज बिलावल ब्रूट मेजॉरिटी से गैर आइनी काम के लिए तैयार है। इस आइन के खिलवाड़ को जहां रोकने के लिए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन मौलाना फजल रहमान से मुलाकातें हुई, ऑपरेशन अलायंस अपोजिशन अलायंस बन रहा है, उसमें आप देखें मौलाना खुद इन्हें जो तजावीज़ दे रहे हैं, एक तो अवामी एहतजाज की ज़ाहिर से दबाव बढ़ाना, दूसरा हुकूमत से मुज़ाकरात पीपल्स पार्टी से खास तौर पर, क्योंकि 74 नशिस्तें उनके पास, ये अगर हमारा साथ दें तो फिर आईनी तरमीम मुमकिन नहीं। अब उसमें ज़ाहिर मौलाना का एक किरदार भी है, वो भी अब देखना होगा। ये 27वीं तरमीम का जो आप शोर सुन रहे हैं उसमें अभी कुछ 3-4 चीज़ें जो सामने नहीं आई हैं अदालतों के मुतालिक, हाई कोर्ट जजेस की ट्रांसफर के उनकी रजामंदी के बगैर ट्रांसफर, दूसरा फौजी कमांड कंट्रोल का आर्टिकल, फील्ड मार्शल के इख्तियार, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के जो अरकान है उनकी तकरीरी का मामला है। लेकिन इससे बढ़कर जो सुप्रीम कानूनी आईनी अदालत, जिस पर ये तमाम चीज़ें पीपल्स पार्टी और नून लीग मुत्तफिक हैं, ये जो प्रपोजल पीपल्स पार्टी को पेश किया गया कि इसमें से हम सूबे के इख्तियारात, माली मामलात, जहां जहां आपको तहफ़्फ़ुज़ शिकायत हैं वो हम 28वीं तरमीम में ले जाएंगे, 27वीं को आप अपनी जीत करार दे दें, बयानिया आपको भी मिल जाएगा, और यहाँ फील्ड मार्शल का और इनका भी काम हो जाएगा। आप कह लें हमने जमहूरियत को बचा भी लिया। आज जो पीपल्स पार्टी का इजलास है जिसमें शहबाज शरीफ से मुलाकात भी होगी, आज दिन को मेरी साबिर शाकिर साहब ने इंटरव्यू देखा होगा, बड़ी तफसील से उन्होंने 27वीं तरमीम का पूरा जिक्र किया। लेकिन उसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हम रह गए, वो जनरल फैज़ का मामला 27वीं तरमीम में, जो ISI के साबिक 6 साल चीफ रहे, रिटायरमेंट के बाद उनके ऊपर सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस, सरकारी वसाइल का इस्तेमाल और फौजी एक्ट के जो कोर्ट मार्शल का मामला, अब उसे इस तरह बदला जा रहा है कि फौजी अदालतों में ताकत देने के लिए उसमें ये जो तरमीम है ज़ाहिर इन केसेस पर असर डालेगी। इस तरह के जो केसेस हैं उसमें फौजी कवानीन के तहत मुकदमा, इसमें जनरल फैज़ ने पूरी लिस्ट दी हुई है, खाकान अब्बासी, जनरल बाजवा समेत तमाम गवाहान, इमरान खान का नाम नहीं है। अच्छा मज़ीद बात, इस तरमीम के जरिए इन गवाहान को भी मुस्तरद किया जा सकता है क्योंकि फौजी कवानीन बन जाएंगे। उसमें ये दूसरा जो मामला ताकत का, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद के पास जो सारी ताकत वो फील्ड मार्शल के पास आनी है, ताकि इदारे के अंदर जो मुखालफत ज़ाहिर है जनरल फैज़ के मामले में या कोई और आगे सजाएं दी जाए तो वो उस पर कोई बोल ना सके, जो मजीद गिरफ्तारियां करनी है वो रोक ना सके, इदारे के अंदर कोई शोर ना मचे। ये वही ताकत का मामला है और जो जंग के दिनों में मैंने चाहिए थी, साबिर शाकिर ने बड़ी तफसील से बताया। अब जनरल साहिर शमशाद जो है ज़ाहिर है उनका पूरा मामला आप शायद इंटरव्यू में सुन चुके होंगे, मैं उसको रिपीट नहीं करता। किस तरह बालाकोट में फिर मौजूदा पाक भारत जंग में जो फील्ड मार्शल तीनों बरी बहरी और फजाई फौज को अपने कंट्रोल में लाना चाहते हैं, तो खैर ये तो उनकी अपनी फौज के अंदर कंट्रोल का मामला है। जो फौजी अफसरान को भी सिविलियन इदारों में 27वीं तरमीम के बाद इख्तियार देने का मामला है, वो चकवाल में अभी एक इजलास में देख रहा था ज़िले इंतजामिया का, वहाँ DPO चकवाल SSP बैठा हुआ था और एक खातून जो ज़िले इंतजामिया की ब्रीफिंग वो दे रही थी लेफ्टिनेंट कर्नल उज़ैर अहमद को, 7 SSP की आप शक्ल और तासुरात देखिए आपको अंदाजा हो कितनी तकलीफ में। तो ये सारा मामला मतलब सिविलियन से निकाल के मुकम्मल फौजी अफसरान को देना, ये इसी तरमीम के ज़ाहिर नताइज आपको नजर आएंगे। और ये सब कुछ करने के लिए पाकिस्तान में जो कानून का खिलवाड़ है, देखिए अक्टूबर में 26वीं तरमीम हुई थी, अब 1 साल बाद 27वीं तरमीम है और अभी तक 26वीं तरमीम का केस लगा हुआ अदालत में, आईनी अदालत में, हाजी अमीनुद्दीन की अदालत में। अब जो सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट है पाकिस्तान, उसके हालात ये हैं कि उनके पास तो सिर्फ इनकम टैक्स, माली मामला, तलाक, कब्जे, घर, ये केसेस जा रहे हैं जो आमतौर पर सेशन कोर्ट्स में जाते हैं। सबसे बड़ी अदालत का काम आमतौर पर आपको पता है आइन की तशरीह करना है, लेकिन ये चूंकि सुप्रीम आईनी अदालत के नाम पर एक जत्था बनाया जा रहा है
ایک دوسری کوڈ بنائی جا رہی ہے جو سپریم کے نام سے، جس میں 70 سال ججز کی عمر کر کے انہیں ایک لمبی عمر دے دی جائے. یہ پاکستان میں ہمیشہ عدلیہ نے ایسی وارداتیں کی ہیں، پورا آئینی قانونی ڈھانچہ، لیکن اس دفعہ جو تباہ برباد کیا جا رہا ہے یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوا. آپ دیکھیں کسی بھی جگہ کسی جج کو قانون سے فائدہ ہو، جج اس قانون کا کیس نہیں سن سکتا. یہ 26ویں ترمیم کا کیس سننے والے سارے وہ ہیں. تو انہیں ایگزیکٹو آرڈر پاس کر کے ایمرجنسی کے ذریعے جو سسپینڈ کر دینے والے معاملات ہیں وہ تک دینے کی کوشش ہے. وہ رانا ثناء اللہ کہتا ہے میں 26ویں 27ویں 28ویں جتنی ترمیمیں کرنی پڑی کریں گے. وجہ نون لیگ پیپلز پارٹی یہ جانتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں اب ووٹ کے ذریعے عوام کی حمایت کے ذریعے اقتدار میں نہیں آ سکتے. یہ اپنی نجی گفتگو میں ہم صحافیوں سے تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارا ووٹ بینک سپورٹ بن ختم ہو چکا ہے. اس کی وجہ آپ کو پتہ ہے یہ جو حکومت انہوں نے تسلیم کی. نواز شریف اگر ماضی کی طرح جاتی عمرہ میں 8 فروری کی شام کو یہ الیکشن تسلیم کر رہے تھے جس طرح کے لوگ ابھی زوران ممدانی کے مخالف کی تقریر شیئر کریں جمہوریت کی فتح جن کی اپنی شلواروں میں فارم 47 لاسٹک ہے، اگر یہ نواز شریف کی 8 فروری کو شام 5 بجے ایسی ہی تقریر آپ دیکھتے تو پاکستان کے ایسے بالکل حالات نہ ہوتے جو نواز شریف نے بیٹی کے کہنے پہ اپنی سیاست بھی اور اس پورے ملک کو اسٹیبلشمنٹ کی عزت و وقار کو بھی دباؤ برباد کر دیا. اور جو انہوں نے معاشرے کے ساتھ کیا یہ بالکل ایسے ہے کہ بندر کے ہاتھ میں استرے والی جو آپ سنتے ہیں نا کہاوت، یہ بالکل درست ہے. آپ پچھلے 3 سال میں یہ سارے معاملات تو سنتے رہے ہیں، معیشت کے، امن و امان کے، قانون کے، انصاف کے. اب آپ کو میں آج ایک بڑی انٹرسٹنگ تو خیر نہیں ہے، دردناک بات یہ ہے. قومی اسمبلی میں وزارت صحت نے ایک رپورٹ جمع کرائی کہ 8 کروڑ پاکستانی تقریباً پاگل ہو چکے ہیں نفسیاتی یا ذہنی دباؤ میں. 24 کروڑ کی آبادی کا یہ 1/3 بنتا ہے. یہ بیماریوں کا شکار ذہنی. پہلے ہی 12 کروڑ کی آبادی خطے غربت سے نیچے، تو تقریباً ایک موٹا حساب لگائیں تو تقریباً 8 سے 12 کروڑ لوگ ذہنی اور معاشی مسائل کا. اور یہ ہوتا کیوں ہے؟ خوف اور دہشت کی وجہ سے، پولیس گردی کی وجہ سے. لوگ گھروں میں جو پولیس گھس جائے، تحفظ کا احساس ختم ہو، آپ کی آزادی، آپ کے بولنے پر پابندی، بظاہر آپ آزاد ہوں لیکن قید میں ہوں، جبری گمشدگیاں، تشدد. یہ بین الاقوامی رپورٹس آپ پڑھیں کہ لوگ کس طرح ڈر اور خوف سے، ذہنی دباؤ میں، مایوسی میں، بے یقینی میں، ناانصافی میں اندر ہی اندر یا تو ان کے جو لاوا پکتا ہے جس کی ہم انقلاب کی صورت میں دیکھتے ہیں، یا پھر وہ ذہنی طور پہ بیمار ہو جاتے ہیں. یہ ناجائز حکومتوں کی جو پالیسیاں ہیں، مہنگائی، بے روزگاری، ناانصافی، کرپشن، آپ جانتے ہیں، قانون کا غلط استعمال، یہ جو روزانہ آپ ذہنی امراض کے مسائل کی جو ایسی خبریں سنتے ہیں جو میڈیا میں نہیں آ سکتی کیونکہ لوگوں سے عزت نفس چھین لی گئی، ان کا ووٹ کا حق. 26 نومبر جو اسلام آباد میں ہوا، آپ وہاں رہنے والوں سے پوچھیں آج بھی انہیں اداسی اور غم نظر آتا ہے. پنجاب ثانیہ مرید کے بعد وہاں حالات دیکھیں، اداسی، غم اور سوگ ایک نحوست سی چھائی ہوئی ہے، لوگ ہنسنا بھول گئے. تو یہ اثرات آپ کو معاشرے میں، پھر ہر شعبے میں، تفریح کے مقامات میں، کھیلوں میں، لوگوں کی فرسٹریشن، غصہ اور پاگل پن، یہ معاشی مسائل بھی جڑے ہوئے اس کے ساتھ. ابھی اس حالات میں لوگ ہر غلط الٹا سیدھا کام کی طرف جا. یہ کرپٹو کرنسی کا معاملہ پاکستان میں اتنی بڑی واردات ہو رہی ہے کہ میرے پاس کل ایک بہت بڑا اسکینڈل آیا اس کا، میں پریشان ہو گیا وہ فگرز دیکھ کے. وہ پھر کسی ویلاگ میں رکھوں گا اور اس میں جو پارلیمنٹ کے لوگ، سینیٹرز، فوجی افسران، بڑے بڑے صحافی جنہیں لاکھوں ڈالرز انہوں نے لگائے ہوئے ہیں. یہ جو ڈکی بھائی وغیرہ کیسز آپ کو نظر ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں. سائبر کرائم کے آج 7 افسران کا انہوں نے عہدے سے استعفیٰ لیا ہے، یہ اس میں ملوث ہے. لیکن یہ اتنا بڑا ریکٹ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو آپ پریشان ہو جائیں گے لوگ کس لیول تک پہنچ رہے ہیں. اور بہرحال اس پہ پھر کبھی بات ہوگی. آج ایک اور آخری خبر جو اسلامی تاریخ کے بڑے اسکالر ہیں شیخ عمران نظر حسین توباگو میں پیدا ہوئے ہیں. یہ اسلامک اسکالرشپ، فلسفہ، بین الاقوامی تعلقات پہ بڑی یونیورسٹیوں سے تعلیم حاصل کی انہوں نے. ڈپلومیٹ میں اسلامی بڑی زبردست کتابیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں. 1985 سے لکھ رہے ہیں، زیادہ سیاست، معیشت، مذہب پہ لکھتے ہیں. یوٹیوب پہ ان کے لیکچرز بھی پڑھے. آپ ان کی کتاب قرآن اور پاکستان کی منزل مقصود کے نام سے، یہ انہوں نے عمران خان کے نام سے منسوب کر دی. اور یہ اسلامی تاریخ سے، حالات سے، پاکستان کے حالات سے، خاص طور پر عمران خان کے حالات سے جڑے. میں بھی انشاءاللہ ایک کتابیں آپ ضرور پڑھا کریں، میرا آپ کو مشورہ ہے. ان کی ایک اور بڑی زبردست کتاب ایسی اینڈ ٹائمز اور یروشلم ان قرآن، وہ دیکھیں آپ. میں بھی لکھنے کی کتاب کوشش کر رہا ہوں، وہ بھی آپ جب چھپے گی تو پڑھیے گا. بہرحال کتابیں پڑھنے کا ضرور اپنے اندر رکھیں کام. ویڈیو لمبی ہوگی، اپنا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.